एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया। ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। भारत माता की महाअघाड़ी वालों की राजनीति से, उनके इरादों से बहुत सावधान रहना है। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। तो महाराष्ट्र में ये प्रचार का आखिरी दौर है। आखिर महाराष्ट्र किस ओर है, आइए जरा इसी पर अब विस्तार से करेंगे बात। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलवाई, और हुसैन दलवाई ने दे दिया है विवादित बयान आरएसएस को लेकर। आरएसएस को लेकर हुसैन दलवाई का विवादित बयान। आरएसएस आतंकवादी संगठन, ये कह रहे हैं हुसैन दलवाई। आरएसएस को आतंकवादी संगठन करार दे रहे हैं हुसैन दलवाई। हिंदू आतंकवादी नहीं है, लेकिन आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये हुसैन दलवाई की तरफ से कहा गया है। आरएसएस के लोग हिंसा भड़काने का काम करते हैं, ये आरोप हुसैन दलवाई लगा रहे हैं। कटघरे में आरएसएस को खड़ा कर रहे हैं। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सुनिए जरा आरएसएस को कैसे आतंकवादी संगठन करार दे रहे हैं हुसैन दलवाई। हिंदू आतंकवादी कैसा हो सकता है? हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू इस देश की पूरी परंपरा मानने वाला होता है। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है और इसके सबूत मैं दे रहा हूँ। एक तो पहला, दिल्ली में जो फसाद हुआ क्या कि सिखों को मारने का काम हुआ, उसमें 49 जो एफआईआर जो बनाए गए, उसमें 49 एफआईआर आरएसएस के लोगों के ऊपर है। इन्होंने तो गांधी का खून किया, आतंकवादी नहीं कैसे बोलेंगे? ऐसा है, आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। ये जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। हुसैन दलवाई के ये विवादित बोल, जिसके बाद सियासी पारा हाई है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जोरदार पलटवार किया है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं दलवाई से आरएसएस को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उन्हें आरएसएस की क्लास में जाना चाहिए। सुनिए। कांग्रेस नेता है हुसैन दलवाई, वो कह रहे हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन। आरएसएस के क्लास में उनको जानना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं कुछ करने की आवश्यकता। उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं आरएसएस को। और हुसैन दलवाई का यह बयान, जिस पर शिवसेना शिंदे गुट भड़क गया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं कृष्णा हेगड़े, वो भी हुसैन दलवाई पर पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हुसैन दलवाई के दिमाग की जांच होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लें हुसैन दलवाई। ये कहना है शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े का। हुसैन दलवाई और कन्हैया कुमार दोनों की दिमाग की जांच होनी चाहिए। मैं दोनों से अपील करूंगा कि कोई अच्छे डॉक्टर से वो सलाह ले, और उनके लिए एक मैसेज भेजता हूं, प्लीज गेट वेल सून। तो ये विपक्षी पार्टियों की, जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आपने देखी। अब सवाल ये कि हुसैन दलवाई जो नेता कांग्रेस के हैं और जो ये कह रहे हैं कि साहब आरएसएस आतंकवादी संगठन है, उनके इस बयान पर जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ अगर शिकायत होती है तो उससे निपटने के लिए कानून है। अगर उनकी सरकार आएगी तो शिकायत मिलने पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। सुनिए।
हम विवाद पैदा करने वाली बातों में नहीं विश्वास है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर गलत करता हुआ पाया जाता है तो देश का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होती है। आज से नहीं हो रही, हमेशा होती है, हम पर भी हुई है। अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो हम पर भी हुई है। डेफेमेशन का केस होता ही है ना। तो ये इसमें कोई विवाद पैदा करने वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है। अगर किसी के खिलाफ कहीं कोई शिकायत आती है, वो व्यक्ति हो या संगठन हो, तो तब देखा जाएगा कि क्या कानून है जिसके तहत कोई कार्रवाई हो सकती है। तो हुसैन दलवाई का बयान और उस पर किस तरीके से सियासत गरमा रही है, आपने देखा। कांग्रेस इस पर किस तरीके से बचकर प्रतिक्रिया देने की कोशिश में है, ये भी आपने सुना। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। मुंबई से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, अब जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके बाद तो यही सवाल पूछा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई आरएसएस को जो आतंकवादी संगठन करार दे रहे हैं, उनका ये बयान महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के लिए चुनाव में उल्टा दांव तो नहीं साबित हो जाएगा? बिल्कुल सही सवाल किया आपने रोमाना, और कहीं न कहीं ये जो आप सवाल पूछ रही हैं इसको पहले ही भाप गए पवन खेड़ा। इसीलिए उन्होंने कहा कि विवादों में नहीं पड़ना है, और जब भी किसी की शिकायत आएगी कि व्यक्ति की, संगठन की, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। यानी सीधे तौर पर ना तो उन्होंने आरएसएस का नाम लिया, ना ही उसको एंडोर्स किया जिस प्रकार का बयान हुसैन दलवाई ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हुसैन दलवाई ने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया। दरअसल हुसैन दलवाई को कोई खास जिम्मेदारी चुनाव में दी नहीं गई है, चुनाव में टिकट दिया नहीं गया है, चुनाव प्रचार के लिए बहुत से उम्मीदवार उन्हें बुला नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि सुर्खियों में बने, विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष, हुसैन दलवाई का विपक्ष ये कह रहा है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्हें ये बयान देना अब ज़रूरी सा लग रहा है। और कहीं न कहीं रोमाना देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति का जो चुनाव प्रचार है वो बहुत सारे मुद्दों से तो पीछे हट गया है। अब ध्रुवीकरण पर बात हो रही है, जब बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ है, और इस प्रकार के नारे अगर लग रहे हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट और अन्य मुद्दों पर कहाँ बात होगी। बात तो इसी प्रकार की होगी। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये जो बयान दिया है हुसैन दलवाई ने, इसको कांग्रेस ने एकदम किनारा कर लिया। और आपने एक और बात नोटिस की होगी कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के और किसी दल ने भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और ना ही कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है पवन खेड़ा के अलावा। तो आप समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया इससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, और जानते हैं कि ये बैकफायर कर सकता है, उनके खिलाफ काम कर सकता है, और इसीलिए इस मुद्दे को ज्यादा तूल देना एमवीए के दल नहीं चाहते। चलिए, आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। महाराष्ट्र में आज दिग्गजों का धुआंधार प्रचार वाला दिन है। अमित शाह की आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी दौरे पर रहेंगे। ठाणे में, नासिक में जेपी नड्डा चुनावी सभाएं करेंगे। तो ये आज धुआंधार प्रचार जारी रहने वाला है। बीजेपी के कद्दावर नेता महाराष्ट्र में जो जोर लगाएंगे उसी को लेकर एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ जेपी नड्डा और उनकी ये रैलियां, दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। अमित शाह की महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं होंगी, और जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो मुंबई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 जनसभाओं को संबोधित आज करने जा रहे हैं। दोपहर 1:15 पर महाराष्ट्र में शाह का जो प्रचार है हिंगोली में होगा। फिर 2:15 बजे उमरखेड़ में पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र में, वहां पर उनका प्रचार है। और 3:45 बजे 3:45 चंद्रपुर में अमित शाह की जनसभा। वहीं अगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए तो वो भी पूरा जोर महाराष्ट्र में आज लगाएंगे। दोपहर 2:30 बजे ठाणे में गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार में दर्शन करेंगे। फिर दोपहर 3:20 पर ठाणे में बूथ संपर्क कार्यक्रम है। दोपहर 3:55 पर ठाणे में बौद्धिक बैठक में शामिल होंगे। शाम 7:10 पर नासिक में बौद्धिक बैठक में शामिल होंगे और वहां उनका संबोधन। तो ये कार्यक्रम बीजेपी के बड़े नेताओं के आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में जो जुटे हुए हैं। और महाराष्ट्र चुनाव में तेज हो गई है ज़बानी जंग भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है अघाड़ी, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वोट के लिए भगवा आतंकवाद की बात करने वाला यही अघाड़ी है। महाविकास अघाड़ी मतलब कांग्रेस वाला गठबंधन वही वोट के लिए भगवा आतंकवाद की बात करता है। प्रधानमंत्री ने कहा अपमान करता है अघाड़ी। ये लोग 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लेकर आ गए हैं।
आपको ध्यान होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो जबरदस्त अंदाज में पलटवार कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कांग्रेस ने तो संविधान को बचाया, हम बाबा साहेब के चेले हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है। महाअघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अघाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। ये कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू करने का विरोध करते हैं। अरे आप तो संविधान को जलाकर, आरएसएस ने यह बोला बाबा साहब आंबेडकर की जो संविधान है वो बराबर लिखी नहीं गई। अरे जलाने वाले की औलाद तुम हो, हम नहीं, हम बचाने वाले हैं। हम बाबा साहब के चेले हैं, बुद्धा के चेले हैं, फुले के चेले हैं, शाहू के चेले हैं, नेहरू जी के चेले हैं, गांधी जी के चेले हैं। ये देश को बनाने वाले लोग हैं और तुम देश को बिगाड़ने वाले लोग हो। देखिए महाराष्ट्र के प्रचार में बात जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है, ज़बानी जंग और तेज हो गई है। एक और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जो वोट जिहाद के नाम पर विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं और इसके खिलाफ जनता से धर्म युद्ध का आगाज करने की अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो देवेंद्र फडणवीस की बातों को जुमला करार दे रहे हैं। यांना आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। अरे यांना आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई। बनारस में वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अदानी के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। एक ओर राहुल गांधी ने अदानी का नाम लेकर बीजेपी महायुति पर गंभीर आरोप लगा दिए और दूसरी ओर महायुति की ओर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जोरदार अंदाज में पलटवार किया। बाकी के थे, गौतम अडानी जी नहीं थे, तो एक मीटिंग उनके गेस्ट हाउस में रही थी। इसीलिए मैंने उनको बताया कि गौतम जी अडानी के यहाँ मीटिंग हुई थी, वो गेस्ट हाउस में थी। लेकिन एक दफ़ा हमारी 6 मीटिंग हुई और वहाँ वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में उनको ऐसे मीटिंग में इंडस्ट्रीज रहते ही नहीं। एक बार उनके गेस्ट हाउस में हुई थी, वो कभी भी कोई भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। बाकी के लोग थे वहाँ, अमित भाई थे, अपने प्रफुल्ल पटेल थे, मैं था, देवेंद्र जी थे, पवार साहब थे, ऐसे लोग थे। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अदानी जी बैठे थे। अदानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने
अदानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, महाराष्ट्र चुनाव में अदानी को लेकर आर पार तो हम देख रहे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दे के तौर पर भी क्या ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो अदानी का मुद्दा है वो कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ धारावी विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है, और धारावी विधानसभा में पहले से भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि अदानी का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र भर में चलेगा, तो ये कहीं न कहीं लोगों को समझ नहीं आता कि कोई इसका सरोकार है मुद्दों के बीच में या नहीं है। और बहुत सारे सवालों पर कांग्रेस भी जवाब नहीं दे पाती है। पिछले दिनों कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे अदानी के मुद्दे पर, उन्होंने भी जमकर कहा। लेकिन जब उनसे ये पूछ लिया गया कि तेलंगाना में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी रेवंत रेड्डी की, तो वहां पर अदानी के साथ आपकी बैठक हुई, वहां अदानी आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने खुद उनको निमंत्रण दिया। 19 अक्टूबर को, एक महीने पहले ही 100 करोड़ रुपए का चेक तेलंगाना की सरकार को अदानी की तरफ से दिया गया। वो तो खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया। तो ऐसे सवालों का जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई, बस ये गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि जो बाकी जगह दे रहे हैं हम उनसे वसूल रहे हैं। इस प्रकार के जवाब दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं अदानी का मुद्दा सिर्फ धारावी, क्योंकि धारावी में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां के लोगों के लिए हो सकता है कि मुद्दा महत्वपूर्ण हो, लेकिन पूरे राज्य की बात करें तो मुद्दा नजर नहीं आता। और लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत खास असर नहीं किया था, लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान अदानी अंबानी का नाम लेकर चुनाव प्रचार किया था, और उसे पीएम मोदी के करीबी दोस्तों के रूप में बताया था, और कहा था कि आपके पैसे लेकर इन दोनों को दिए जा रहे हैं। इस प्रकार का चुनाव प्रचार जरूर करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। प्रचार में ये वार पलटवार का मामला पहुंच चुका है चुनाव आयोग। कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों को लेकर शिकायत दी गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है दोनों नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने मोदी और शाह पर कांग्रेस के खिलाफ गलत बयानी करने, दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर प्रतिबंध लगे, ये मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। चुनाव अभियान के दौरान झूठे बयान देने का आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है, और जरा जैनेंद्र से जानते हैं कौन से बयान है जिसका जिक्र किया गया है, ये शिकायत जो दी गई है कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को। बिल्कुल रोमाना, प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस से जो पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे राजीव गांधी या इंदिरा गांधी, इन सबको SC ST OBC विरोधी बताते रहे हैं। और यही बयान चुभा है कांग्रेस पार्टी को, और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। और इस बयान को, प्रधानमंत्री के इस बयान को झूठा और भ्रामक और शत्रुतापूर्ण बताया गया है, और मांग की गई है कि इस पर उन्हें नोटिस दिया जाए और साथ ही साथ चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में अपनी आखिरी सभा की, और उन्होंने खुद कहा कि ये मेरी आखिरी सभा है इस चुनाव प्रचार के लिए। तो कांग्रेस की जो ये शिकायत है चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की, तो प्रधानमंत्री की तो अब वैसे ही कोई सभाएं नहीं है, लेकिन देखना यही होगा कि कांग्रेस की जो शिकायत है इस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, क्या नोटिस दिया जाता है। और इसी तरीके की शिकायत गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के भी की गई है। हालांकि अब चुनाव प्रचार को ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो कांग्रेस की जो शिकायत है इसको लेकर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने की संभावना तो कम है, लेकिन बावजूद इसके शिकायत की गई आधिकारिक तौर पर SC ST OBC वाले बयान पर आपत्ति जताई गई है, और देखना है कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। दिलचस्प यह है कि खुद कांग्रेस पार्टी बीजेपी को और मोदी सरकार को OBC विरोधी बताती है, और जब सामने से कुछ इसी तरीके का पलटवार किया जा रहा है तो वो कांग्रेस को चुभ रहा है, और कांग्रेस इसे शत्रुतापूर्ण और भ्रामक बता रही है। बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी हैं गुलाम मीर, उन पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे वो निशाना साध रहे हैं कि एक अलग देश बनाना चाहती है कांग्रेस, ये कहना है निशिकांत दुबे का। गुलाम अहमद मीर की बात देश के लिए खतरनाक है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा। झारखंड में सरकार बनते ही NRC झारखंड में लागू करेंगे, ये भी निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया है।
हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता व सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड के, गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कहा कि ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा। हमारी सरकार बनते ही 1 दिसंबर से झारखंड में इन सभी को 450 रुपया में हम गैस सिलेंडर देंगे। गुलाम अहमद मीर की जो वो भाषा है वो दिखाती है कि कांग्रेस ने 47 में जो विभाजन किया वो फिर से संथालपरना के इलाके को, मालदा को, मुर्शिदाबाद को, किशनगंज, ररिया, पूर्णिया, कटिहार के इलाके को पूरा मुस्लिम बाहुल्य बनाकर एक नए देश बनाने की जो है साजिश कर रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे नज़र में यहाँ रहने वाला हर आदमी यहाँ का बासिंदा है, 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी उठा रही है तो ये सेना का अपमान है, तो केंद्र सरकार तो बीजेपी की है, और घुसपैठ हो रहा है तो ये बीजेपी की नाकामी है। बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा सेना कंट्रोल नहीं करती है, बीएसएफ करती है। इतने लोग आए हैं, वो 2004 से लेके 14 तक जब सरकार थी केंद्र में मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने लाया है। 4 से 14 तक आया, शादी किया, विवाह किया, बच्चे हो गए, अब उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। नाकामी उनकी, और ये अस्तित्व जो है जल, जंगल, जमीन और जानवर को बचाने की है, आदिवासियों को बचाने की है, और आदिवासियों की बचाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनावी राजनीति नहीं है। दरअसल ये नौबत आई क्यों, ये आपको जानना जरूरी है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उनका वो वीडियो आपको दिखा देते हैं। इसी वीडियो में जो वो बात कहते हुए नजर आ रहा है, इसी पर सियासत गर्म है। ये जो वीडियो है वो झारखंड में बीजेपी के जो प्रवक्ता है प्रतुल शाहदेव, उन्होंने जारी किया। इस वीडियो में गुलाम अहमद मीर घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। तो यही गुलाम अहमद मीर का वो बयान जो वीडियो में सामने आया, और इसी पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी गुलाम अहमद मीर के वीडियो को लेकर हमलावर है। अब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी वीडियो को लेकर खुद सफाई दी है। वीडियो पर गुलाम अहमद मीर की सफाई सामने आ गई है। मेरा वीडियो पूरा नहीं दिखाया गया, ये कहना है गुलाम अहमद मीर का। मैंने घुसपैठ पर केंद्र सरकार से सवाल किया, घुसपैठ को रोकना केंद्र सरकार का काम। झारखंड का बॉर्डर ऐसे मुल्क से नहीं जुड़ता जिससे घुसपैठ हो। आखिर घुसपैठिए कौन हैं? अहमद मीर सरकार से सवाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास लिस्ट है अगर तो जारी करे, ये कहना है गुलाम अहमद मीर का। सुनिए। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब हैं। आपने अपने भाषण में कहा कि ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुस्लिम देखा जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनते ही झारखंड में 1 दिसंबर से सभी को हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। तो बीजेपी ये कह रही है कि हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि घुसपैठियों को इस सरकार में संरक्षण मिल रहा है। देखिए, जिस भी किसी मीडिया वाले ने वो क्लिप निकाला है उसने हाफ पोर्शन निकाला। उसका पहला हाफ जो था वो यही था। हमारा सवाल था भारतीय जनता पार्टी पर और मरकजी सरकार पर, जिनको 11 साल पहले देश ने वोट देकर देश को संभालने का काम दिया है और देश को सुरक्षित रखने का काम दिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अब अगर वही सेंट्रल गवर्नमेंट या उनका कोई बड़ा चेहरा पिछले 4-5 महीने से इस खिते में कहता है कि घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं, जब हमने यहाँ मालूम किया अगर ऐसा कहीं से भी कोई वाक़ा हुआ हो तो ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, प्राइम मिनिस्टर की है, डिफेंस मिनिस्ट्री की, होम मिनिस्ट्री की, टू आइडेंटिफाई। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रयागराज में छात्र आंदोलन, और ये छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। आरओ एआरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में कराने की मांग छात्र कह रहे हैं, अभी तक क्योंकि पूरी नहीं हुई, इसी वजह से वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि आप जानते हैं आयोग की तरफ से पीसीएस प्री परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में ही कराने की
मांग छात्र जो कर रहे थे वो मान ली गई है। यूपी पीएससीएस ने एआरओ परीक्षा को स्थगित कर दिया है। फिलहाल एआरओ परीक्षा के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है यूपी पीएससी की तरफ से। तो प्रयागराज में यूपी पीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। एआरओ की परीक्षा को लेकर छात्र सड़क पर बैठे हुए हैं, अलग अलग पोस्टर्स के जरिए अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। छात्रों की मांग वही कि एआरओ को लेकर भी आयोग की तरफ से नियम साफ कर दिए जाएं। छात्रों ने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। यूपी पीएससी का जो दफ्तर है प्रयागराज में, उसी के गेट के सामने छात्र डटे हुए हैं। सोमवार से छात्रों का यह धरना प्रदर्शन जो शुरू हुआ, हालांकि कल उम्मीद ये की जा रही थी कि खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से आयोग जो है वो फैसला वापस लेने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन शाम होते होते जब आयोग की तरफ से अधिकारी बाहर आए, उन्होंने आकर यह ऐलान किया, तो वो ऐलान जो है वो छात्र मान रहे हैं कि आधा अधूरा है और इसी वजह से अभी भी छात्र विरोध दर्ज करा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद है और जरा उन्हीं से जानते हैं आधा अधूरा छात्रों को लग रहा है कि ये फैसला आयोग की तरफ से, इसीलिए प्रदर्शन आज भी जारी है। विवेक, बिल्कुल देखिए, छात्रों के प्रदर्शन को 96 घंटे पूरे हो चुके हैं, पर जो दो मांगे तो उसमें एक मांग तो पूरी हुई, पर दूसरी मांग को लेकर छात्रों को सही आश्वासन नहीं मिला। छात्रों को कमेटी बनाने की बात नामंजूर है। उनका कहना है अगर पीसीएस को लेकर फैसला हो सकता है तो एआरओ को लेकर फैसला क्यों नहीं हो सकता, और इसीलिए गेट नंबर 2 के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। सुबह का वक्त है इसलिए छात्र थोड़े कम आपको दिखेंगे, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे छात्र भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होने की बात कह रहे हैं। एक पोस्टर भी आपको दिखेंगे, यहाँ पर लिखा है जीत अभी अधूरी है, जब तक हमें पूरी जीत नहीं मिल जाती तब तक हम ना तो बटेंगे, ना कटेंगे और ना पीछे हटेंगे। उसमें नीचे लिखा है पीसीएस एंड एआरओ एग्जाम डेट 1 डे 1 शिफ्ट, इनकलाब जिंदाबाद। इनसे बातचीत भी करेंगे। बटेंगे कटेंगे वाले नारे को आप यहाँ भी ले आए हैं, क्या कहना है? चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये बहुत अच्छा नारा दिए हैं कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। यही नारा हम लोग अपने छात्र एकता पर लगा रहे हैं। हम एक रहेंगे और नेक रहेंगे, नोटिस लेकर रहेंगे। हाँ, पूरी नोटिस, ये आधी अधूरी जो झुंझुना थमाया गया हमें वो वहाँ तक नहीं, जबकि जब तक हम बनाने की बात जो कही गई वो नामंजूर नहीं, वो केवल बस एक बहाका यहाँ से हटाने के लिए, बांटने के लिए की गई है कि एक झुंझुना दे दिया है ताकि यहाँ से छात्र चले जाएं और दोबारा फिर इतने जल्दी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग केवल बहकाने का काम किया गया है। तादाद की बात आप कर रहे हैं, पर कल जितनी तादाद थी, परसों जितनी था, आज तादाद उससे काफ़ी कम है। आयोग ये बटेंगे कटेंगे का नारा हम लोगों ने दिया है, लेकिन आयोग हमको बांटने की कोशिश किया। पीसीएस वालों को नोटिस दे के, पीसीएस वालों को भेज के ये सोचे एआरओ वालों को हम खत्म कर देंगे, इनकी संख्या कम होगी। लेकिन हम लोग ना पीसीएस ना एआरओ बटने वाले नहीं हैं। सारे स्टूडेंट वही एआरओ वाले हैं, वही पीसीएस वाले हैं। जब तक हम नोटिस नहीं ले पाएंगे, जो फैसला इन्होंने पीसीएस में दिया है वो फैसला एआरओ में आज हमको नोटिस दे दें, हम यहाँ से सम्मान पूर्वक चले जाएंगे। हमारा कोई विरोध नहीं, बस ये है कि ये जो फैसला इन्होंने पीसीएस में किया वो एआरओ में कर दें। हमारी इतनी सी मांग है और इसी मांग को लेकर हम डटे हैं। और हमारी संख्या तादाद कम नहीं है। सुबह का वक्त है, हमारे पास फिर भी तादाद मात्रा में लोग हैं, फिर दिन में लोग फिर जुड़ते रहेंगे, लड़के जुड़ते रहेंगे। तो देखिए, ये उनकी जो बातें हैं वो तो हमने आपको सुनाई। यहाँ देखिए, थाली लेकर, प्लेट लेकर, इसके साथ साथ बैंड लेकर, ड्रम लेकर जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। और छात्र क्या बातें कह रहे हैं उनसे भी आपको बात सुनवाएंगे। एक दिव्यांग छात्र यहाँ आए हुए हैं और वो क्या बात कहना चाहते हैं। नेगेटिव मार रहे हो, एक एक पॉइंट पे हमें नेगेटिव देते हो, और लेकिन आप भूल गए हम भी मर के जाएंगे लेकिन भूल के नहीं जाएंगे। और आयोग को मेरा विनम्र अभी तक मेरा आग्रह है, क्योंकि मेरी अपील सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। संजय जी आप आगे आ जाइए। अब मीडिया तो देख ही रहे होंगे, न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे, बाहर नहीं है। देखिए, मेरे हृदय में दर्द हो रहा है। वो दर्द हो सकता है कि आप लोगों को किसी को बर्दवा ना दे। मैंने कुछ नहीं खाया है और तरस खा के आ जाइए। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, आप आइए और पूरा लेके आइए।
देखिए, ये छात्र अपनी जो निवेदन है वो कहीं ना कहीं आयोग से कर रहे हैं। कुछ और भी छात्र यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये बताइए, आज 5वां दिन है, आंदोलन लगातार जारी, पर संख्या उतनी नहीं है, तो क्या ये जो पीसीएस को लेकर जो फैसला हुआ उसके बाद पीसीएस वाले छात्र अब यहाँ नहीं हैं और आर सब हैं, सब आएंगे, अभी आराम करने के लिए गए हैं, मंडे को फिर पूरी तैयारी में हैं, पूरी तैयारी से मंडे को आएंगे छात्र। अभी संख्या कम हो रही है, लेकिन कुछ बोल दिया गया है कि आराम करो, तैयारी करो अपनी पूरी तैयारी से मंडे को, जब आयोग की तैयारी ये आरओ के लिए, उसके लिए धन्यवाद देंगे। बहुत शुक्रिया आपका विवेक। तो कुल मिलाकर छात्रों को आप सुन रहे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पीसीएस वाले मामले में आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया, तो एआरओ की जो मांग कर रहे हैं छात्रों, उनकी मांग जो है वो मध्यम पड़ेगी, क्योंकि सभी छात्र एकजुट हैं और जब तक पूरा फैसला अपने हक में नहीं करवा लेंगे हम यहां से नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। छात्र आंदोलन जिस तरीके से ये प्रयागराज में चल रहा है और साथ ही उपचुनाव जिसके लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में, इस पर आरएसएस बीजेपी की बड़ी बैठक लखनऊ में कल देर शाम आरएसएस बीजेपी की बैठक हुई है। आरएसएस ने बीजेपी के साथ एक नई रणनीति बनाई है। इस बैठक में प्रतियोगी छात्रों के साथ समन्वय पर बात हुई है, लोकतांत्रिक तरीके से उनकी बातों पर विचार किया जाए, ये चर्चा हुई है। बैठक में आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, संघ के प्रांत प्रचारक कौशल, ये तमाम लोग मौजूद थे। और कुल मिलाकर इस बैठक में क्या तय पाया गया, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, बताइए सहमति किन किन मुद्दों पर बनी इस बैठक में? देखिए, संघ और भारतीय जनता पार्टी के समन्वय की बैठक हुई कल, और जो अरुण कुमार हैं वो संघ और भाजपा के समन्वय के पालक अधिकारी हैं। उनके साथ देर शाम जब बैठक हुई उसमें भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री और जो क्षेत्रीय संघ के जितने पदाधिकारी थे वो बैठे थे। उनका साफ मानना था, सोर्सेस का ये मानना है मेरा, कि जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसका इम्पैक्ट मझवा और खासकर फूलपुर और कटेहरी की विधानसभा के उपचुनाव पर पड़ने वाला है। ऐसे में सोर्सेस से मुझे जानकारी हुई, इसकी चिंता व्यक्त किया अरुण कुमार ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने और धर्मपाल के सामने जो संगठन महामंत्री हैं, और इस पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों के साथ विचार विमर्श किया जाए, उनके साथ समन्वय बनाया जाए, और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 24 में हमें इसका खामियाजा उठाना पड़ा, छात्र आंदोलन, पेपर लीक का, वो पुनरावृत्ति उपचुनाव में हमें न देखने को मिले, इसलिए समन्वय, लोकतांत्रिक तरीके से विचार विमर्श भी किया जाए। इसके अलावा उपचुनाव में कटेहरी हो, कुंदरकी हो, सीसामऊ हो और करहल हो, इसे सबसे संघर्षपूर्ण सीट मानते हुए संघ ने कहा कि आखिरी समय में हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और ऐसे में हमें जीतना है, हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना है, पीडीए की यही काट मुख्य मुद्दा, हिंदुत्व का एजेंडा जिसे धार देने के लिए पूरी कवायद टोंक में। एसडीएम थप्पड़ कांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी संघ ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संघ जो मांग कर रहा है उन पर विचार का आश्वासन दिया है राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी संघ को। जिस तरीके से एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया था उपचुनाव के लिए राजस्थान में जब वोटिंग हो रही थी, उसी को लेकर राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी संघ में नाराजगी और इसी मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री से मुलाकात, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार का आश्वासन दे दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है और इस मौके पर अमित शाह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया है। दिल्ली में सराय काले खां के बसेरा राष्ट्रीय उद्यान रिंग रोड पर ये ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। 20 फीट ऊंची ये प्रतिमा बताई जा रही है और इसी का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने आज किया। तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के एलजी इस मौके पर नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की इस प्रतिमा का अनावरण किया। 150वीं जयंती आज भगवान बिरसा मुंडा की, और भगवान बिरसा मुंडा को देश नमन कर रहा है। देश की तरफ से ये श्रद्धांजलि जो भगवान बिरसा मुंडा को दी गई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।